आपके साथ रोशनी आज पूरे दिन की ही सारी अपडेट लेकर आ गई हूँ मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले सबसे कोरोना अपडेट के। क्यों कोरोना का ये नया रूप नहीं होगा इतना घातक, जाने इसकी पीछे की वजह। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन यानी कि वायरस का नया रूप ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। इस नए स्ट्रेन को लेकर माना जा रहा है कि ये SARS-CoV-2 के दूसरे प्रकारों के मुकाबले अत्यधिक संक्रामक है। भारत समेत दुनिया भर के देशों ने इस नए स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतते हुए कई प्रकार के प्रतिबंध का ऐलान करना शुरू कर दिया है, ताकि इसके प्रसार पर रोक लगाई जा सके। दुनिया भर के देशों द्वारा ये कदम तब उठाया जा रहा है जब कई देशों में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि कोविड-19 का नया प्रकार उतना नुकसानदेह ना हो जितना लोगों द्वारा माना जा रहा है। लेकिन कैसे? निश्चित रूप से B117 या VUI 2012 के नाम से जाना जाने वाला ये नया वायरस का रूप SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का पहला म्यूटेशन नहीं है, लेकिन ये जांच के दायरे में लाया गया पहला म्यूटेशन जरूर है। रिकॉर्ड के लिए वायरस के पहले 50,000 जीनोम में 12,000 से अधिक म्यूटेशन पाए गए थे। अब तक इस बात के कम सबूत हैं कि वायरस का नया स्ट्रेन कोविड-19 का सबसे अधिक गंभीर रूप है। हालांकि ये सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत है कि अधिक तेजी से फैलता है, जो अप्रत्यक्ष कृपादन है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में वायरोलॉजी के प्रोफेसर इयन जॉन्स ने कहा, वायरोलॉजी में सामान्य नियम ये है कि जो वायरस जितनी तेजी से फैलता है उससे जुड़ी बीमारी कम घातक होती है। ये वास्तव में एक नई परिकल्पना नहीं है। दरअसल ये 19वीं सदी के चिकित्सक थेओल स्मिथ द्वारा प्रस्तावित वायरल में गिरावट के कानून पर आधारित है। स्मिथ के अनुसार एक रोगजनक और एक होस्ट के बीच एक नाजुक संतुलन है जो वायरस को कम घातक स्ट्रेन में विकसित होने की अनुमति देती है। वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि यदि कोई वायरस अधिक घातक होता है तो संभावना है कि वो अपने होस्ट को मार डालता है इससे पहले कि उसे दूसरे को संक्रमित करने और फैलने का अवसर मिले। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। देश में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज। आइए इसके बारे में जानते हैं। देश में कोरोना की स्थिति लगातार काबू में आती दिख रही है। देश में 190 दिन बाद 20,000 से कम संक्रमित मिले हैं, जबकि 170 दिन बाद सबसे कम सक्रिय मरीज की संख्या दर्ज की गई है। देश में लगातार दूसरे दिन 300 से कम मरीजों की मौत हुई है। रविवार को लगातार दूसरे दिन देश में संक्रमण के मरने वालों की संख्या भी 300 से कम हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार जून के आखिरी सप्ताह से लेकर 1 जुलाई तक देश में रोजाना 20,000 से कम मरीज मिल रहे थे। आखिरी बार 1 जुलाई 2020 को 18,653 मरीज मिले थे। पिछले 24 घंटे में 18,732 मरीज मिले हैं, जबकि 21,430 मरीज का स्वस्थ घोषित किया गया है और 279 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,01,83,850 हो चुकी है। इसमें 57,61,538 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,37,622 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। स्वस्थ होने वालों की दर करीब 96%। 170 दिन बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 2,78,690 हो गई है, जो कुल मामलों की सिर्फ 2.74% है। 10 जुलाई 2020 को देश में 2,76,682 मरीज हैं। 7 सितंबर तक ये संख्या 10 लाख पार पहुंच गई थी, जो अब तेजी से घट रही है। 24 घंटे में 2,977 सक्रिय मरीज घटे हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 95.82% है। सभी राज्यों में ये दर 90% से अधिक है, जो अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मृत्यु दर 1.45% है। 10 राज्यों में 77% नए मरीज। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले एक दिन में 10 राज्यों में 77% नए मरीज मिले हैं। इसमें अकेले केरल में 3,527 मरीज मिले हैं। इन 10 राज्यों में रिकवरी दर 72% है, जबकि 75% मौतें इन्हीं राज्यों में हुई। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 60 और पश्चिम बंगाल में 33 मरीज ने दम तोड़ दिया। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिल्ली के किसान बोले, शर्त मजबूत हो तो अनुबंध खेती घाटे का सौदा नहीं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर किसानों की जंग जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच
बीच वार्ता के कई दौर भी हुए हैं, लेकिन रजामंदी अभी भी नहीं बन सकी है। कृषि कानून में एक प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती का है। नौकरी छोड़ शुरू की खेती, आज सुकून में पूरा परिवार। आइए आपको कुछ ऐसे किसानों की बातें बताते हैं जो उन्होंने खुद मीडिया के सामने रखी है और उन्हीं की ज़बान है। एक किसान का कहना है, मैंने पॉलिटेक्निकल कर रखी थी, 4-5 साल रियल एस्टेट पर मोबाइल कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन काम ज्यादा नहीं होने के कारण उसे भी छोड़ दिया। घर वालों से इस बारे में बात की, उनकी सलाह पर 2016 में खेती का पुश्तैनी काम शुरू किया। 1 साल खुद सब्जी जमाने का काम किया, इसमें बहुत दिक्कत सामने आए। सारा टाइम खेती में और मंडी के ही हिसाब किताब में बीत जाता था, जिसके बाद वो कहते हैं कि एक बारी इससे भी मन उबने लगा, तभी एक बड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑफर मिला। 3 साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आई। वो कहते हैं जोत हमारी 3 एकड़ की है और इस पर वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। सीजन शुरू होने से पहले कंपनी उनके पास जाती है और 4-5 सब्जियां चुनने का विकल्प देती है। फसल होने के बाद उसे खरीद लेती है। सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शुक्रवार को कंपनी पेमेंट कर देती है। जहाँ तक कीमत का सवाल है, हर सुबह इसका रेट आ जाता है। 3 सालों में अभी ऐसा कभी नहीं हुआ जब बाजार भाव से कम पर सब्जी गई। हमें हर दिन 30 से 40% ज्यादा कीमत मिलती है। इससे हम भी खुश हैं और हमारा परिवार भी। कुछ ऐसा कहना है किसान लोगों का। और अब जो वो वार्ता भी कर रहे हैं सरकार के साथ, अगर आपको अलग अलग किसानों की बातें और उनकी जो जिंदगी की दास्तां है वो बताने भी लगूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पूरी तरह से हम एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि इंडिया के फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में अगर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है तो ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है डेमोक्रेसी को भी लेकर। और अगर बात की जाए इनके हित में सोचने के बारे में भी, तो उसको भी लेकर। आइए बढ़ते हैं आगे। सभी उग्रवादी संगठन हथियार डाल चुके, बचे हुए भी मुख्य धारा में आएंगे, अमित शाह। आइए इनके बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में कहा, इस क्षेत्र में पहले बाढ़ आती थी लेकिन अब विकास की बाढ़ आती है। पूर्वोत्तर अलगाववादी और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 साल में सभी उग्रवादी संगठन एक के बाद एक हथियार डाल चुके हैं। हिंसा में कमी आई है। मुझे उम्मीद है कि बाकी के संगठन भी हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होंगे। घुसपैठ और बंद बीते दिनों की बात हो चुकी है। मणिपुर में IIT और मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ के लोगों के बिना कहे इन्हें परमिट दिया है। जनता के दिल की बात समझने में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। पहले यहाँ बाढ़ आती थी लेकिन अब विकास हो रहा है। उग्रवादी संगठन विकास की धारा से जुड़ चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि पहले लोगों को रोजी रोटी में दिक्कत होती थी, बंद हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी। घरों में गैस नहीं होती थी, बच्चों के लिए रोटी नहीं होती थी। 6 साल पहले पूर्वोत्तर को इमरजेंसी हॉटबेड के रूप में माना जाता था। अब ये विकास का एक हॉटबेड बन गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना और दृष्टि का परिणाम है। शाह ने कहा, 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों हाथ मजबूत होने चाहिए और पूर्वोत्तर दूसरा हाथ है। उन्होंने कहा, पहले मणिपुर की कानून व्यवस्था की चर्चा होती थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने आपसे कहा था कि एक बार हमें पूर्ण बहुमत के बाद अपनी सेवा अवसर देकर देखिए। आपके विश्वास पर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में हमने मणिपुर का चेहरा बदल दिया है। इससे पहले शाह शनिवार को असम की गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने रविवार सुबह गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। मां की पूजा अर्चना के बाद वे मणिपुर रवाना हुए। शाह के पूर्वोत्तर दौरे पर रविवार को दूसरा दिन है। आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि है नौकरी से संबंधित लोगों के लिए। EXIM बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती शुरू, 40,000 रुपए वेतन। भारतीय निर्यात आयत बैंक जैसे इंडियन एक्सिस बैंक इंडिया EXIM बैंक के नाम से जाना जाता है में प्रबंधक प्रशिक्षु अर्थात मैनेजमेंट ट्रेनी के 60 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। 60 रिक्त पदों में से 27 रिक्तियां अनारक्षित श्रेणी के लिए है, 16 OBC के लिए, 8 अनुसूचित जाति के लिए, 5 EWMs के लिए और 4 ST के लिए आरक्षित है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार EXIMBankIndia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा की अगर योग्यता की बात करूं तो साक्षात्कार के समय तक उम्मीदवार के पास स्नातकोत्तर परीक्षा न्यूनतम 60 अंकों के साथ पास हुआ होना जरूरी है। वेतनमान की अगर बात करूं तो चयनित उम्मीदवार को 40,000 रुपए मासिक बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की अगर बात करूं तो सामान्य DWS और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपए का गैर वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि SC, ST, PWD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रुपए में 100 रुपए का भुगतान करना होगा। तो अगर आप भी इस तरह की नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद अगर जो प्रोसेस होता है उसको भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज की सारी ही अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें।